क्यों बेड के पास चार्ज नहीं करना चाहिए मोबाइल फोन? क्या आप जानते हैं कि फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज में क्या होता है अंतर? आखिर क्यों इस देश में ढेर सारे लोग चढ़ते और उतरते हैं बिल्डिंग की सीढ़ियाँ? क्या आप जानते हैं कि शहरों में ज्यादातर लोग सब्जी से नहाते हैं, लेकिन वो कैसे? क्या होगा अगर इंसान अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट पहने चला जाए? और कीबोर्ड पर क्यों बने होते हैं उल्टे सीधे अल्फाबेट्स? मिलेगा हर सवाल का जवाब। बस बने रहिए वीडियो के साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, सड़क यातायात को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग राज्यों व शहरों में फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन कई लोग इन दोनों के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल फ्लाईओवर को उन सड़कों पर बनाया जाता है जिसमें अमूमन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती है। ऐसे में सड़क के ऊपर पिलर खड़ा करके एक नया रोड यानी फ्लाईओवर बना दिया जाता है ताकि सड़क पर सीधे आगे जाने वाले व्यक्ति को फ्लाईओवर के नीचे से ना गुजरना पड़े और वह बेवजह जाम में फंसने से बच जाए। एक फ्लाईओवर की लंबाई 2 से 5 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर भी बनाए जाते हैं। वहीं ओवर ब्रिज का इस्तेमाल सड़क पार करने के लिए किया जाता है, जिसके तहत एक सड़क के किनारे पिलर खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर ब्रिज बनाकर दूसरी सड़क के पिलर से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के ओवर ब्रिज सड़क के अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलते हैं, जिनके नीचे से गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आगे निकल जाती हैं, जबकि पैदल यात्री ओवर ब्रिज के जरिए सड़क पार कर लेते हैं। फ्लाईओवर को बनाने के लिए ज्यादा लागत और समय लगता है, जबकि ओवर ब्रिज को कम पैसों के खर्च में जल्दी बनाकर तैयार किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों को लगता है कि बेड के पास मोबाइल फोन चार्ज करना सुविधाजनक होता है, जिससे वह बैटरी खत्म होने पर भी फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेड के पास मोबाइल फोन को चार्ज करना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन से रेडिएशन रिलीज होती है। ऐसे में अगर आप बेड या तकिया के पास मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो वह रेडिएशन बिस्तर में अवशोषित हो जाती है और फिर इंसान की बॉडी के संपर्क में आती है। इस रेडिएशन की वजह से शरीर में कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि हार्मोन डिसबैलेंस और मस्तिष्क के काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टरों की माने तो बिस्तर के पास मोबाइल फोन का चार्ज करने से ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में इजाफा हो सकता है, जो आगे चलकर घातक बीमारी का रूप ले सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो भारतीय ट्रेन पर मालिकाना हक सरकार का होता है, लेकिन लुधियाना के कटाना गांव से ताल्लुक रखने वाले किसान संपूर्ण सिंह दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली स्वर्ण शताब्दी के मालिक हैं। साल 2007 में भारतीय रेलवे ने संपूर्ण सिंह की जमीन को रेलवे लाइन के लिए खरीद लिया था, जिसके लिए उन्हें प्रति एकड़ 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। वहीं कटाना गांव के पास मौजूद एक अन्य गांव में किसान को रेलवे लाइन के लिए प्रति एकड़ 71 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, जिससे संपूर्ण सिंह को एहसास हुआ कि रेलवे ने उनकी जमीन की कम कीमत दी है। जिसके बाद किसान ने नाराज होकर कोर्ट में अपील की, जिसके बाद जज ने मुआवजे की रकम को 25 से 50 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया था। इस तरह रेलवे को संपूर्ण सिंह को 1.5 करोड़ रुपए और देने थे, जिसके लिए साल 2017 की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन रेलवे तय समय पर किसान को पैसे नहीं दे पाया। जिसके बाद कोर्ट ने लुधियाना रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को किसान के हवाले कर दिया था। इस तरह संपूर्ण सिंह एक ट्रेन के आधिकारिक मालिक बन गए थे। लेकिन इसके बाद लुधियाना सेक्शन के एक इंजीनियर ने कोर्ट में अर्जी दी और ट्रेन को वापस अपने अधिकार में लेने की मांग की। इस मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है, जबकि संपूर्ण सिंह खुद को ट्रेन का मालिक बताते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि कई देशों में ईगल के करतब दिखाए जाते हैं, जबकि कई बार इनका इस्तेमाल खुफिया एजेंसी और पुलिस बल द्वारा भी किया जाता है। ऐसे में ईगल को परफेक्ट बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इस दौरान उसकी आंखों को एक लेदर के कपड़े से कवर कर दिया जाता है। दरअसल ईगल की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, जिसकी मदद से वह अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करके शिकार या हमला करता है। ऐसे में अगर ईगल की आंखों को कपड़े से कवर ना किया जाए तो वह ट्रेनर को अपने पंजों और चोंच से बुरी तरह से घायल कर सकता है। वहीं जब ईगल की आंखों को कपड़े से कवर कर दिया जाता है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उसे आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जिसकी वजह से वह आक्रामक रवैया नहीं अपनाता है और ट्रेनर के आदेशों को गौर से सुनता है। इस तरह ईगल की ट्रेनिंग पूरी की जाती है, जिसके बाद उसका इस्तेमाल ड्रोन या फिर सैन्य अभियानों के दौरान किया जाता है। इसके अलावा ईगल के बालों और पंजों की साफ सफाई के दौरान भी उसकी आंखों को कवर कर दिया जाता है, ताकि उसे हमलावर होने से रोका जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत समेत अमेरिका और फ्रांस में ईगल को आंख बंद करके ही ट्रेनिंग दी जाती है, जो अन्य जानवरों को दी जाने वाली ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होती है। फैक्ट नंबर 5, सिंगापुर में हर साल एक अजीबोगरीब रेस का आयोजन किया जाता है,
जिसमें प्रतियोगियों को रेसिंग ट्रैक पर नहीं बल्कि ऊंची इमारतों पर बनी सीढ़ियों में चढ़ना और उतरना पड़ता है। इस रेस को वर्टिकल मैराथन के नाम से जाना जाता है, जिसे हर साल सिंगापुर में स्विस होटल द स्टैमफोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मैराथन में सिंगापुर के नागरिकों के अलावा अन्य देशों के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, जिन्हें सिंगापुर की किसी एक बहुमंजिला इमारत में बनी सीढ़ियों को 9 बार चढ़ना और उतरना होता है। इस दौरान सबसे तेज सीढ़ियां चढ़ने और उतरने वाले व्यक्ति को विजेता मान लिया जाता है। हालांकि इस दौरान कई लोगों के चोटिल और जख्मी होने का खतरा बना रहता है। वर्टिकल मैराथन में 16 से 40 साल की आयु वर्ग वाले लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ठीक होना जरूरी होता है। इस रेस में कुल 250 प्रतियोगी दौड़ते हैं, जिन्हें 1336 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी होती हैं। इस वर्टिकल मैराथन की शुरुआत 3 मई 1987 में की गई थी, जब रेस में 130 पुरुषों और 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इन लोगों को 226 मीटर ऊंची इमारत में कुल 1336 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी थी, जिसे केनेथ कैंग और हेलेन गिल्बे ने 7 मिनट और 9 मिनट में पूरा करके रेस को जीत लिया था। यह रेस सिंगापुर में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें विदेशों से भी नागरिक हिस्सा लेने के लिए आते हैं और इस रेस की तैयारी काफी महीने पहले ही शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस जगह पर पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन और ग्रेविटी फोर्स जैसी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट पहने अंतरिक्ष में जाता है तो उस स्थिति में उसकी मौत होना तय है। दरअसल अंतरिक्ष में हवा का दबाव बहुत ही कम होता है, जबकि वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक और जानलेवा होता है। ऐसे में धरती का वायुमंडल छोड़ने के बाद स्पेस सूट न पहनने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पाएगा और उसके शरीर में मौजूद खून व पानी उबलने लगेगा। इसकी वजह से नाक के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाएंगी और व्यक्ति की नाक से खून बहने लगेगा, जबकि उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। इंसान का शरीर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के अंतर को सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी कुछ ही सेकंड्स में मौत हो जाएगी। यही वजह है कि अंतरिक्ष में स्पेस सूट पहनकर जाना अनिवार्य होता है, जिसमें ऑक्सीजन समेत बॉडी को खतरनाक माहौल से सुरक्षित रखने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इसी वजह से स्पेस सूट की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिसके तहत एक स्पेस सूट बनाने के लिए लगभग 83 से 122 मिलियन डॉलर का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप नहाने के लिए लूफा का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक सब्जी से नहाते हैं। दरअसल लूफा बनाने के लिए तोरई का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक सब्जी होती है। लेकिन जब तोरई सूख जाती है और उसका रंग फीका पड़ने लगता है तो उसके छिलके उतारकर बीजों को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस तोरई को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वह स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक लूफा को बनाकर तैयार किया जाता है, जिससे नहाने के साथ साथ बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर इस सूखी हुई तोरई को गद्दे भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग इसका औषधि के रूप में सेवन करना पसंद करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में प्राकृतिक लूफा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे व्यापार करके लोग सालाना लाखों रुपए की कमाई करते हैं और इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स को गलत रेंज में करने से टाइपिंग स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से इस तरह के कीबोर्ड को राइटिंग सेक्शन के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स को अलग-अलग सेट इसलिए किया गया था ताकि राइटर की टाइपिंग स्पीड को कम किया जा सके। दरअसल पुराने समय में लिखने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सभी अल्फाबेट्स एक लाइन में होते थे। लेकिन इस दौरान ज्यादा तेज स्पीड से टाइपिंग करने की वजह से बटन अटक जाते थे और इसकी वजह से टाइपिंग का काम रुक जाता था, जिसकी वजह से साल 1874 में क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने खास तरह का कीबोर्ड तैयार किया था, जिसमें सभी अल्फाबेट्स इधर उधर लिखे गए थे। उनका मानना था कि इस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने से व्यक्ति की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसे वर्ड्स ढूंढने में समय लगेगा और इसकी वजह से बटन पर जोर कम पड़ेगा, जबकि उनके अटकने के चांस भी कम हो जाएंगे। शोल्स का यह आइडिया काम कर गया, जिसकी वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड कम हो गई और टाइपराइटर के बटन भी नहीं अटकते थे। इसके बाद दुनिया भर में इसी कीबोर्ड का चलन शुरू हो गया था, जिसके बाद कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी यही इस्तेमाल किया जाने लगा था। हालांकि आज के दौर में इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बटन याद हो जाते हैं और इस वजह से अल्फाबेट्स के एक लाइन में न होने की वजह से भी टाइपिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।